17,000 से ज्यादा द्वीपों वाला इंडोनेशिया एक शानदार देश है जहां की संस्कृतियां पर्यटकों को चकित कर देंगी। इसके अलावा इंडोनेशियाई देशों की यात्रा या भ्रमण अन्य एशियाई क्षेत्रों की तुलना में कम बजट में किया जा सकता है। इंडोनेशिया में हर कोई आनंद लेने के लिए कुछ न कुछ पा सकता है, चाहे वो प्राचीन समुद्र तट हो या फिर हिस्टोरिकल सेंचुरी। दुनिया भर के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इंडोनेशिया में ही रहता है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म का भी काफी प्रभाव है। जबकि उनकी संख्या काफी कम है, हिंदू धर्म का प्रभाव इतना है कि लोग यहाँ हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं और मुस्लिम हिंदू नाम रखना पसंद करते हैं। उन्हीं में से एक द्वीपों की श्रृंखला है फ्लोरेस आइलैंड, जो नुसा तेनगारा द्वीप समूह में आता है। साल 2012 27 अगस्त को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपरा के अनुसार टॉप अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया था। इस गांव की सबसे मुख्य विशेषता है इनके अनोखे घर, जिन्हें ये लोग मबारू नियांग कहते हैं। ये घर दिखने में शंकु आकार के होते हैं, जैसे एक बड़ी सी टोपी जिसे बच्चे अपने जन्मदिन पर लगाते हैं। इन घरों की छत सीधा जमीन को छूती है और छत से नीचे जमीन तक पूरी तरह से लोंटार छप्पर से ढके हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के घर काफी आम थे, लेकिन आज ये केवल यही गांव है जो ठेठ मंगराई पारंपरिक घर को बनाए रखता है, जिसके बिना ये अनोखे घर पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। इन घरों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज के लिए है। जैसे कि पहला भाग, जिसे ये लोग लुतूर या टेंट कहा जाता है, यहाँ परिवार रहता है। दूसरे भाग को ये लोग लोबो कहते हैं, जो खाना और दूसरे सामान रखने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरे भाग को लेंटर कहा जाता है और ये हिस्सा अगली फसल के बीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा भाग को लैम्पाराय कहते हैं, जिसे सूखे से बचने के लिए खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। और आखिरी में पांचवा और घर का सबसे ऊपरी भाग आता है, जिसे हेंकांग कोडे कहा जाता है। ये लोग इस भाग को सबसे पवित्र मानते हैं और यहाँ अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। इस वेरेबो गांव में केवल 7 घर हैं। इसके अलावा एक घर और है जहाँ गांव के सभी लोग अपने त्योहार, समारोह और अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं। कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार पुराने मान्यताओं को भी अपनाते हैं। इस घर में ऐतिहासिक ढोल रखे गए हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इस गांव के लोग पीने का पानी झरनों और पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले पानी के रूप में करते हैं। इस वेरेबो गांव में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं, जिनके मुख्य रूप से आय कृषि है और ये लोग कॉफी, लौंग और चेरी उगाते हैं। इस गांव की महिलाएं इन कामों में पूरी तरह से सहयोग करती हैं। आज भी वेरेबो गांव के लोग अपना जीवन पूर्वजों के सिद्धांतों पर जीने में यकीन रखते हैं। यहाँ आपको कोई भी मशीन, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क और गाड़ी नहीं देखने को मिलेगी। आज भी ये लोग सैकड़ों साल पहले के तरीकों को अपनाते हुए प्रकृति के सहारे ही जीते हैं। गांव के लोग मक्का और कसावा खाना पसंद करते हैं, लेकिन गांव के आसपास में कॉफी, वेनिला और दालचीनी के पौधे लगाते हैं, जिन्हें वे लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बाजार में बेचते हैं, गांव से दूर। हालांकि हाल ही में वेरेबो अंतर्राष्ट्रीय एक टूरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता में बढ़ गया है और इससे गांव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है। वेरेबो के लोग उन आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। कुछ सालों में जब बाहरी लोगों ने इस गांव के बारे में जाना तो वो यहाँ टूरिस्ट बनकर आए और कुछ दिन रहने के बाद उनका कहना था कि इससे पहले वे कभी भी ऐसा उन्होंने अनुभव महसूस नहीं किया। शांति और प्राकृतिक सुंदरता के एहसास इससे बेहतर कहीं और हो ही नहीं सकता। यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते हैं और बाहर के लोगों को एक अलग दुनिया का एहसास करने में भी साथ देते हैं। अगर आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर निकले तो इस वेरेबो विलेज को विजिट जरूर करना। आपको ऐसी जगह, ऐसी परंपरा, ऐसे घर और ऐसे लोग पहले कभी देखने को नहीं मिले होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में मुख्य रूप से केवल 7 घर हैं। वेरेबो गांव के सबसे नजदीक देंगे विलेज जाता है, जहां पैदल चलकर ही 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। वेरेबो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और टोडो के घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस अविश्वसनीय गांव में उष्णकटिबंधीय जंगल और वनस्पति भरपूर मात्रा में मिलती है। इस गांव में मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते और बिजली केवल शाम को 6 बजे से रात के 9 तक आती है। इस गांव का निर्माण एम्पू मारो ने
उन्होंने 900 साल पहले अपनी पत्नी के साथ किया था और आज यहाँ उनकी 18वीं पीढ़ी के लोग रहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप एशिया महाद्वीप के खूबसूरत देश इंडोनेशिया की सैर करना चाहते हैं तो इन जगहों पर घूमें। यकीन मानिए, यहाँ इतिहास, प्रकृति और अध्यात्म सबके करीब होंगे आप। इसी के साथ आइए कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में भी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर चावलों के पार्क। बाली द्वीप इंडोनेशिया की खूबसूरत जगहों में से एक है। इंडोनेशिया का मुख्य भोजन होने के साथ ही चावल यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने में भी खास भूमिका निभाता है। पहाड़ियों और ढलानों की ढलानों पर व्यवस्थित लहरदार चावलों की खेती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बाली द्वीप पर नारियल के पेड़ के अलावा नाइट लाइफ भी पर्यटकों को बहुत भाती है। नंबर 2, टोबा लेक। यहाँ की नेचुरल ब्यूटीनेस में टोबा लेक का नाम न आए ऐसा शायद ही हो। इस झील की लंबाई करीब 100 किलोमीटर और चौड़ाई 30 किलोमीटर है। इसकी गहराई की बात करें तो ये करीब 500 मीटर गहरी है। इसे दानो टोबा भी कहते हैं। करीब 70,000 साल पुरानी मानी जाने वाली इस झील में उठने वाला धुआं किसी ज्वालामुखी के विस्फोट जैसा ही लगता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। नंबर 3, पारंपरिक गांव। तना टोराजा इंडोनेशिया के दक्षिणी सुलावेसी प्रांत में स्थित एक पहाड़ी है। ये यहाँ पर पर्यटकों का लोकप्रिय और शांतिमय इलाका है। पहाड़ों के बीच के इस सांस्कृतिक द्वीप की सुंदरता अद्वितीय है। तना टोराजा अपनी समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक गांव और आकर्षक समारोह के लिए जाना जाता है। यहाँ इंडोनेशिया आकर अगर यहाँ न घूमा जाए तो इंडोनेशिया की यात्रा अधूरी ही लगेगी। नंबर 4, कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के फ्लोरेस में स्थित कोमोडो नेशनल पार्क भी घूमने की जगहों में से एक है। ये भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। कोमोडो ड्रैगन एक तरह से विशालकाय छिपकली जैसा होता है। इसकी लंबाई करीब 10 फुट की होती है। इतना ही नहीं, इसका वजन भी 150 किलो से ज्यादा है। कोमोडो ड्रैगन की जीभ सांप जैसी होती है। इसके दांत और नाखून पैने होते हैं। अब इसी के साथ नंबर 5, प्रम्बनन मंदिर। इंडोनेशिया के योगाकार्टा में एक हिंदू मंदिर प्रम्बनन स्थित है। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 9वीं सदी के दौरान त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा जी के लिए किया गया था। इस मंदिर में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और विनाशक शिव जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। यह मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने के साथ ही प्राचीन वास्तुकला को दर्शाता है। नंबर 6, समुद्री पार्क। इंडोनेशिया का राजा अम्पेट द्वीप गोताखोरी के लिए जाना जाता है। ये सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसके लिए अपनी पहचान बना चुका है। राजा अम्पेट इंडोनेशिया में सबसे बड़ा समुद्री पार्क के रूप में फेमस है। इसमें 1000 से ज्यादा प्रजाति की मछलियां, कछुए, शैवाल और सैकड़ों प्रजाति के मूंगा आदि पाए जाते हैं। ऐसे में समुद्री गोताखोरी करने वालों के लिए ये जगह अच्छी है। इसी के साथ नंबर 7, बैतुर रहमान मस्जिद। इंडोनेशिया की फेमस मस्जिदों में बैतुर रहमान ग्रैंड मस्जिद का नाम शामिल है। ये यहाँ के खूबसूरत शहर बांदा आके के बीच में है। बैतुर रहमान ग्रैंड मस्जिद बांदा आके के लोगों के बीच समृद्धि, धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये मस्जिद साल 2004 में अके में आई सुनामी की वजह से प्रभावित हुई थी, लेकिन लोगों के बीच इसकी महत्ता कम नहीं हुई। इस मस्जिद की डिजाइन स्थानीय परंपरा और मुगल भारतीय वास्तुकला को दर्शाती है। नंबर 8, उल्वातु मंदिर। ऐतिहासिक स्थलों की सैर करने वालों के लिए पूरा में उल्वातु मंदिर की यात्रा भी अच्छी होगी। ये शानदार मंदिर भारतीय महासागर से 70 मीटर ऊपर की एक बड़ी बीहड़ चूना पत्थर चट्टान के किनारे पर स्थित है। बाली में बुकिट प्रायद्वीप में स्थित इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के करीब हुआ। यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य बड़ा सुहाना होता है। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक